हेलो डियर ऑफिसर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। एक बात पहले आपसे पूछ लिया जाए, क्या आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं? अगर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे आप अपना होमवर्क सेंड कर दिया करिए, मेंस हो या चाहे प्रीलिम्स, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। और आज सोमवार है, 2 दिन का आपका गैप होता है, सैटरडे और संडे। इसमें भी आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलती है सैटरडे को, और संडे को आपका जो भी डाउट रहता है वो क्लासेस चलती हैं। एक चीज, वीकली करंट अफेयर्स अभी नहीं चल रहा है क्योंकि हमने आपके लिए कुछ प्लान किया है जिसको हम 15 अगस्त के बाद आपको बताएंगे, वीकली करंट अफेयर्स को लेकर के। अब आज की चर्चा किस पर होगी? वो महासागरीय नितल से ही है। महासागरीय नितल में हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे आपको अभी पता चल जाएगा। आइए तो चलिए देख लेते हैं हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। आज हम समझेंगे महासागरीय घाटी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, घाटी की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे होती है, नदियों के द्वारा और हिमानी के द्वारा। इसी के साथ हम महासागरीय मैदान का भी अध्ययन करेंगे, मैदानों की विशेषताएं समझेंगे, उनकी भी उत्पत्ति की हम व्याख्या करेंगे, और उसके साथ हम ये देखेंगे कि क्या महासागरीय मैदान में जीवन मौजूद भी है कि नहीं। आगे चलते हुए फिर हम समझेंगे सबसे लास्ट टॉपिक इस महासागरीय नितल के उच्चवच में, और वो है महासागरीय गर्त कि ये क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से महासागरीय गर्त पाए जाते हैं, आखिरकार प्रशांत महासागर में गर्त की संख्या कम है या ज़्यादा, इसके बारे में। इसके बाद इन गर्तों की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी व्याख्या हम करेंगे, और इसी के साथ फिर जो है हमारा आज का सेशन फिनिश होगा, फिर आपको मिलेगा होमवर्क जो कि आपके लिए प्रीलिम्स के लिए होगा। तो आइए चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए, आपको याद है कि आपको प्रश्न मिला था इस बार महासागरीय कटक की व्याख्या करें। इसकी आपको व्याख्या जो करनी है वो 250 शब्दों में करनी है, यानी आपके पास पर्याप्त शब्द है, और इन शब्दों के यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए आपको इस उत्तर का वर्णन करना है। माफ कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना वाले सेक्शन से। प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप बताएंगे कि महासागरीय कटक से आप क्या समझते हैं। आप महासागरीय, एक मिनट, आप बताएंगे कि आप महासागरीय कटक से क्या समझते हैं। इसी के साथ आप एक दो उदाहरण भी देंगे, एक या दो उदाहरण देंगे। इस तरीके से आपका जो महासागरीय कटक की प्रस्तावना वाला सेक्शन है वो आपका पूर्ण हो जाएगा। अब आते हैं महासागरीय कटक की व्याख्या के लिए आपको मुख्य भाग लिखना, क्योंकि आपको याद रहे वेद, आपको याद रहे कि आपके पास इस बार है 250 शब्द। मुख्य भाग। आपको याद रहना चाहिए कि आपके पास है 250 शब्द, यानी कि इस बार आप अपनी व्याख्या को अच्छे से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल में समझाएंगे कि कटक क्या है, कटकों की विशेषताएं क्या है, आप विशेषताएं को बताएंगे। विशेषताएं। इसी के साथ आप बताएंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति में मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आपको पता होगा कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके उत्पत्ति को लेकर के। आप याद रहे, डिटेल से चर्चा करेंगे इसके बारे में। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितना आपको आता है वो सब लिख दीजिएगा, बस शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद आप यहाँ पर नाम बताएंगे कि कौन से ऐसे 3 महासागर हैं। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रो देता हूँ कि कैसा आपको लिखना है। उन 3 महासागरों में कौन कौन से कटक पाए जाते हैं, उसमें भी अटलांटिक महासागर में, उसमें भी आप अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक है उसके बारे में आप विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना जब आप करेंगे तो याद रहे ये लगभग आपका 20 से 30 शब्दों का होगा। मान लेते हैं ये होगा 30 शब्दों का, और इसे मान लेते हैं 180 शब्दों का। तो लगभग लगभग आप देखेंगे तो आपके पास 210 शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप आएंगे निष्कर्ष पे, आप आएंगे निष्कर्ष पे, और निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है वो समझिए। आपको याद होगा मैंने बताया था कि महासागरीय कटक होते हैं जो, उनसे द्वीपों का भी निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर द्वीपों का निर्माण वाला सेक्शन लिखेंगे। द्वीपों का निर्माण होता है,
आज अगर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा, जो मेरा पेन पैड है थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत है, इस पे पानी पड़ चुका है इसलिए। तो द्वीपे का निर्माण वाला आप सेक्शन बताएंगे, इसी के साथ साथ आप बताएंगे कि हमें चुंबक का भी प्रमाण मिलता है, चुंबक का प्रमाण। अब ये चुंबक का प्रमाण क्या है? आपको याद होगा मैंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक है, जो कि है भी कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन इसके जो महासागरीय कटक हैं जहां पर ये द्वीपों का निर्माण होता है, उन चट्टानों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वो जो चट्टानें हैं वो लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और इसका मतलब है कि वो चुंबक का निर्माण करती, सॉरी, चुंबक को जो है प्रमाणित करती हैं कि वो पृथ्वी के अंदर है। अब ये कैसे है, इसके विस्तार से चर्चा हमने की थी महासागरीय कटक की क्लास में। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और ये आपको जब आप लिखेंगे तो लगभग लगभग 40 शब्दों में चला जाएगा। ध्यान रहे ये आपका 30, 20, 40, 50 भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो यहाँ यहाँ सब मर्ज हो जाता है लगभग में। तो आप इतना लिखेंगे, आपके लगभग 250 होंगे, और इस तरीके से अगर आप इतने व्याख्या कर लेते हैं तब आपको आसानी से, जैसा मैंने बताया, अगर आप वैसा लिखते हैं, और ये वाले जो प्रश्न होते हैं 250 वाले 10 मार्क्स के नहीं होते, ये 15 मार्क्स के होते हैं। अगर आप लिख लेते हैं तो ऐसे में आपको लगभग लगभग 9 अंक की प्राप्ति हो जाती है, अगर मैंने जिस तरह बताया है तो। अगर आपको डाउट होता है कि सर मुझे कितना अंक मिलेगा, तो आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख करके हमें इंस्टाग्राम हैंडल पे सेंड किया कर दीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक मिनट। अब बात करेंगे आज हम महासागरीय घाटी की। आपको याद होगा हमने पढ़ा था सबसे पहले, वेट करिए, ये है आपका कोस्टल प्लेन, ये वाला, यानी कि ये है आपका समुद्री तट। उम्मीद है आपको याद होगा, ये है आपका समुद्री तट। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपको ढाल मिलता है ये आपका होता है महाद्वीपीय। ये जो ढाल होता है बहुत कम होता है, ये है आपका महाद्वीपीय मग्न तट। इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि आप देखेंगे यहाँ पर ढाल कम है और यहाँ पर ढाल बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय ढाल। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। कटक के बारे में हमने अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ पर कटक का फिगर नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले समझिए कि घाटी का मतलब क्या होता है। घाटी का मतलब सामान्यता होता है, जब हम बात करें स्थलखंड पे, प्रश्न होता है स्थलखंड क्या है। स्थलखंड का मतलब हुआ जहां पर आपको जमीनें देखने को मिलती हैं, ये सामान्य अर्थ है जहां पर आपको स्थलखंड का मतलब समझ में आता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये है आपका स्थलखंड, ये है आपका स्थलखंड, और यहाँ पर कई जगह पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर कई जगह पर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से नदियाँ निकल के आ रही हैं किसी अन्य पहाड़ी से, किसी अन्य हिमालय से, और ये ऐसे जाते जाते जा रही हैं, और यहाँ पर ये कई चीज़ों का अपर्दन कर रही हैं। जो नदी है, नदी क्या कर रही है? कई सारे चट्टानों का, कई सारे स्थलों का क्या कर रही है? अपर्दन। अब ये अपर्दन करती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, क्योंकि देखिए जब ये चट्टान, जब ये नदियाँ निकलती है जिस हिमालय से या जिस भी पर्वत से, वहां पर ये जो नदियां होती हैं ये अब एकदम युवा अवस्था में होती है, और जो इनकी स्पीड होती है, यानी जो बहाव होता है, काफी अत्यधिक मात्रा में होता है। तो इनके अंदर बहुत शक्ति होती है अपर्दन करने की। तो ये क्या करती है, ये इस तरीके से अपर्दन करती हैं कि लगभग ये घाटी का निर्माण कर देती है, और जो घाटी है कुछ वी आकार की होती है। अब ये वी आकार की कैसे बनती है, इनका क्या कैसे स्ट्रक्चर रोल है, ये सब हम चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान और नदी अपवाह तंत्र वहां पर। फिलहाल के लिए अभी हमने समझ लिया कि घाटी क्या होती है। घाटी वी आकार की कुछ स्थलाकृति जैसे होती है। अब प्रश्न होता है कि फिर महासागरीय घाटी क्या है। अगर यही घाटी सागरों में या महासागरों में मिल जाए, सागरों में या फिर महासागरों में मिल जाए, तो इसे हम बोलते हैं महासागरीय घाटी।
प्रश्न उठेगा सर क्या ये घाटी वहां महासागर या सागर में जाकर मिलेगी? तो इसका उत्तर है जी नहीं। वास्तव में होता क्या है मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ वगैरह हैं जैसे आपको कि दिख रहे हैं। यहाँ से देखिए नदियां निकल रही हैं, ये नदियों का तंत्र है। वह तंत्र, तंत्र का मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए कि नदियां बह रही हैं काफी तेजी से, और वो एक पूरा सिस्टम बनाकर रखी है कि आधा यहाँ से निकल रही है आधा वहां से। परिस्थिति में ऐसा होता क्या है कि जैसे यहाँ से नदियां निकली और यहाँ पर एक चीज, एक विशेष क्षेत्र को दिखाया गया है। यहाँ पर नदियां देखिए लगभग लगभग लंबवत पड़ रही हैं। प्रश्न होता है लंबवत क्या है? लंबवत का मतलब होता है ऐसे खड़े खड़े, जैसे आप जो है अपने छत से डायरेक्ट कूद जाइए। आपको ये प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको पता है आपका क्या हर्षण होने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने छत से डायरेक्ट कूद जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि आप लंबवत जो है कूदे हैं। तो इसी तरीके से, और अगर आप हल्का सा सरक कर भी कूदेंगे तो उसे हम लंबवत की श्रेणी में मान लेते हैं। देखिए वास्तव में वो लंबवत नहीं होगा अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो उसे हम लंबवत लगभग में कह सकते हैं। तो जो ये आपकी नदियां हैं, नदियां भी लगभग लगभग लंबवत दिशा में इस तरीके से यहाँ पर गिरती हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनकी जो स्पीड होती है, यानी कि जो इनका प्रवाह होता है, इनका जो प्रवाह होता है या फिर आप कह लीजिए इनका जो वेग होता है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में ज़्यादा होता है। ऐसे में इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है, और ये कई जगह पर, यानी कि आप देख रहे हैं कहाँ पर, मग्न तट पर, और ये क्या है आपका ढाल, महाद्वीपीय ढाल। यहां पर ये क्या करती हैं, लगभग लगभग एक रिक्त स्थान जैसा कुछ बना देती हैं। तो ये जो रिक्त स्थान बनता है ये लगभग लगभग वी आकार का बन जाता है। अगर आप देखिए कुछ इस तरीके से, यहां देखिए इस तरीके से, आप फिगर पे ध्यान देते रहिए, और कुछ इस तरह मैं यहां दिखाता हूं, ये देखिए। तो ये लगभग लगभग एक तिरछे वी आकार का रूप ले लेता है। इसे तिरछे आकार के वी रूप को हम बोलते हैं घाटी। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो घाटी है ये कहाँ पर डूबी हुई है, ये डूबी हुई है महासागरों में, या आप कह लीजिए सागरों में। वैसे वस्तुतः जो सही शब्द है वो होगा सागर। क्यों, आपको संडे वाली क्लास में पता चल गया होगा। तो ये सागरों में क्या करती है, डूब जाती है। इसी को हम बोलते हैं महासागरीय घाटी। अब अगर आपको डिफिनीशन देना है तो आप डिफिनीशन कैसे देंगे? आपको डिफिनीशन में इन्हीं सारी चीजों को मिला लेना है। आप बोलेंगे कैसे? महासागरीय घाटी वह स्थलाकृति है जो कि समुद्रों में महाद्वीपीय बंग तट व महाद्वीपीय ढाल में पाई जाती है, जिसका जिसके बनने का कारण नदियों की अवक्षेप की वजह से, नदियों के अपर्दन की वजह से होता है। तो ये हो गया आपका महासागरीय घाटी का एक छोटा सा डिफिनीशन। उम्मीद है आपको महासागरीय घाटी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है आपका समुद्र तट, और यहां पर है आपका मग्न तट, ये हो गया आपका मग्न तट, और ये है आपका समुद्री तट। इसके बाद आपको क्या दिख रही है, एक तेजी का ढाल जिसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। आगे का हमें नहीं समझना है, अभी के लिए बस इतना ही समझिए। अब ऐसे में होता क्या है, यहां पर तो पानी भरा होता है मग्न तट तक, तट पर नहीं भरा होता। तट पर पानी कभी कभी आ जाता है वेव यानी तरंग के माध्यम से। यहां पर आप देखिए, मान लीजिए यहां से कोई नदी आ रही है, और नदी क्या कर रही है यहां पर ऐसे, रुकिए मुझे रंग चेंज करने दीजिए, कलर, वेट, मान लीजिए मैं लेता हूं नीला। तो यहां पर वेट, यहां पर नदियां आई, नदियां ऐसे यहां पर इस पार्ट पर अपर्दन करते हुए चली गई। अपर्दन यानी कि काटते काटते चली गई। तो जब ये काटती हैं तो इसको जब हम थोड़ा सा जूम करेंगे, तो अगर केवल हम नीले वाले सेक्शन को लें तो ये लगभग लगभग कुछ इस आकार की आकृति बनती है, इस तरह। इसे हम लगभग वी कह सकते हैं। और यही जो आकृति है ये महासागर में है, इसलिए हम इसे बोलते हैं महासागरीय घाटी। अब अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर डाउट अब भी रहता है तो आप प्रश्न अवश्य पूछेगा। अब देखिए हमें बताना है महासागरीय घाटी की विशेषताएं क्या होती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, महासागरीय घाटी की विशेषताएं।
जो आपने पढ़ा वही आप उठा करके लिख दीजिए। देखिए, हमारा टारगेट ये होता है कि आप चीज़ों को खुद से सोचना शुरू कीजिए और घाटी की विशेषता लिखें। देखिए, मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप महाद्वीपीय घाटी, महासागरीय घाटी को समझ गए। चलिए आइए देखते हैं क्या विशेषता हो सकती है। आपने देखा कि जो नदियाँ हैं, ये क्या हो रही है, लंबवत गिर रही हैं। यानी आप कह सकते हैं कि महासागरीय घाटी में महासागरीय घाटी में जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, लंबवत अपर्दन करती हैं, जो कि आपको साफ-साफ दिख रहा है। लंबवत अपर्दन करती हैं। आगे आप बना लीजिएगा वाक्य। अब आते हैं अगले दूसरे पे। आप देखिए जो आपका घाटी है, सॉरी, जो महासागरीय घाटी है, ये कहाँ पर पाया जा रहा है? तो आप देखिए ये मग्न तटों पर पाया जा रहा है और महासागरीय ढाल पर, महाद्वीपीय ढाल पर। तो आप बताएंगे कि ये महाद्वीपीय महाद्वीपीय ढाल व महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाई जाती है। मग्न तटों पर पाई जाती है। ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी, दूसरा विशेषता। तीसरा आप क्या बता सकते हैं? देखिए, आपने पाया कि ये किस तरह की है, वी आकार की। तो आप बोलेंगे कि इनका जो आकार होता है ये सामान्यतः वी आकार का होता है। वी आकार का होता है। मैंने सामान्यता क्यों बोला है? क्योंकि कई बार जो इनका आकार है वो जस्ट आई की तरह हो जाता है, ये वी नहीं बना पाती, डायरेक्ट ऐसे सीधे चली आती हैं और डायरेक्ट अपर्दन करते हुए ये लगभग लगभग आई आकार भी बनाती हैं। तो आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं कि वी आकार, ज़्यादातर वी आकार या कभी कभी आई आकार भी बना देती हैं। इसके साथ आप इसका और क्या लिख सकते हैं विशेषताएं? आपको बस सोचना पड़ेगा। सोचने में हम क्या देख सकते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि क्योंकि ये घाटी कहाँ पर है, महासागर में या सागर में डूबी हुई है। ये जो घाटी है ये क्या है, सागर में डूबी हुई है, सागर में डूबी हुई है या सागर के जल में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, महासागरीय घाटी, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है अंतःसागरीय कैनियन या अंतःसागरीय घाटी, अंतःसागरीय कैनियन। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में सामान्यतः बोलिएगा यस और नो। अगर समझ में आ गया तो यस सर, नहीं समझ में आया तो भी बोलिए नो। अगर आप नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है आप एक्टिव नहीं हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं आगे के टॉपिक पर। उम्मीद है आपको घाटी की विशेषता समझ में आई होगी। अब आप देखिए ये जो घाटी है, घाटी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि ये जो घाटी है, घाटी अचानक से कैसे बन गई, मुझे लगता है आप में से कई सारे विद्यार्थी या कई सारे ऑफिसर्स अपने आप समझ गए होंगे कि कारण क्या है। तो पहला जो आपको उत्पत्ति की व्याख्या का कारण बनता है वो है नदी के अपर्दन द्वारा। किसके द्वारा? नदी के अपर्दन द्वारा। नदी के अपर्दन द्वारा कैसे? आप सिंपल बनाएंगे। यहां पर आप क्या बना लीजिए, एक आप बना लीजिए, या हो गया आपका तट, और तट के बाद आप क्या बना लीजिए, थोड़ी ढाल ढाल दे करके आप बना लीजिए मग्न तट। मग्न तट। देखिए मैं महाद्वीपीय वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इतना समझदार हो गए हैं अब। इसके बाद आप ढाल को थोड़ा ज़्यादा करिए। जैसे ही आप ढाल को थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा महाद्वीपीय ढाल। आप बस इतना भी बना लेंगे आपका काम चल जाएगा। अगर आप आगे का स्ट्रक्चर कटक वगैरह भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा जो अभी काम है समझाने के लिए वो यहीं से हो जाएगा। इसके बाद आप जल को भी दिखा दीजिए, एक मिनट, क्योंकि बिना जल के काम होगा नहीं। तो आप दिखा दीजिए, तटों पर जल को मत लाइएगा, मग्न तट तक, क्योंकि जो तट जल में मग्न है वही है मग्न तट। उम्मीद है आपको ये बातें याद होंगी। तो ये हो गया आपका कुछ जल वाला भाग। अब समझिए इस बात को आगे। देखिए यहां पर क्या आई, तटों से आ रही थी नदियां। जो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया वही सेम है, नदियां आ रही थी। नदियों ने पाया कि जो मग्न तट है, मग्न तट से यहां पर वो चलते चली गई। और यहां पर उन्होंने क्या किया, पहली बार
फर्स्ट टाइम उन्होंने कहाँ पर किया अपर्दन? मग्न तट पर। फिर दूसरी बार आती रही वो, दूसरी बार आती रही वो और ढालों पर उन्होंने क्या कर दिया? अपर्दन। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट टाइम ये कहां पर करती हैं? मग्न तट पर। और दूसरी बार अगर इनकी प्रवाह अत्यधिक मात्रा में तेज है, ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी प्रवाह अत्यधिक मात्रा में तेज है तभी ये मग्न तटों पर कर पाएंगे और ढाल पर। अगर इनकी प्रवाह अत्यधिक तेज नहीं है तो ये अपर्दन करने में सफल नहीं रहेंगी। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी सीमा क्या है। सीमा यानी कि लिमिटेशन क्या है। देखिए, जब हम पूरे महासागरों का अध्ययन करते हैं, कई सारे सागरों का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि वहां पर किसी भी तरह की नदी नहीं है। किसी भी तरह की नदी नहीं। अगर किसी भी तरह की नदी नहीं है और वहां पर फिर भी क्या पाया गया? फिर भी वहां पर मिला महासागरीय घाटी मिली। अब वहां पर महासागरीय घाटी मिलती है और वहां पर किसी तरह का नदी भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि नदी ही सिर्फ ऐसे अकेली नहीं है जो मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल पर आपका महासागरीय घाटी का निर्माण कर रहा है। यानी कि कोई और भी है जो महासागरीय घाटी का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब इस वाले जो सिद्धांत है इसको हम करेंगे अस्वीकार। अस्वीकार। ध्यान रहे, जब मैं बात कर रहा हूं अस्वीकार की तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि यहाँ अस्वीकार से तात्पर्य है कि मैं लगभग में अस्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि ये हर जगह पर अपने कॉन्सेप्ट को समझाने में सही नहीं बैठी। क्या इसका मतलब है नदियां अपर्दन ही नहीं करती? जी बिल्कुल नहीं, नदियां अपर्दन करती हैं, इसका प्रमाण भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अपनी बात को समझाने में सफल नहीं रही। आगे चलते हैं तो फिर समझते हैं कि आखिरकार इन महासागरीय घाटी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे मग्न तट, मग्न तट में हमने एक चीज पढ़ा था, हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत। यहां पर भी हम पढ़ेंगे हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार मग्न तट समझ लीजिए, पहली क्लास लंबी होगी, बाकी सारी उतनी नहीं। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, तो सेम चीज यहां पर भी लागू है। क्या है समझिए बड़े ध्यान से। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत में होता क्या है? मान लीजिए कि ये टब नहीं बना रहा हूं, ये मान लीजिए आपका तट वाला हिस्सा है और ये भी आपका तट वाला हिस्सा है। ढाल आपको थोड़ा अधिक दिखाना है, दिखा लीजिए। और बाकी आपका यहाँ पर प्लेन्स है, यहाँ मान लीजिए कुछ गर्त भी है, यहाँ पर आप थोड़ा कटक वगैरह भी दिखा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है कि अपने फिगर को आप कितना अच्छा शो कर सकते हैं। लेकिन मैं सामान्य के लिए बस इतना ही बनाता हूँ, क्योंकि अभी हमें चीज़ें समझनी है। बाद में हम फिगर में भी इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे कि हमें कैसे बनाना है जिससे हमें अधिक से अधिक मार्क्स मिले और जो हमारा कॉपी चेक कर रहा है उस पर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े। चलिए देखिए, हम बात करते हैं हिमानी नियंत्रण सिद्धांत की। मैंने आपको हिमानी नियंत्रण सिद्धांत में बताया था कि एक ऐसा भी टाइम आया था पृथ्वी पर जब सब कुछ क्या हो गया था? बर्फ में तब्दील हो गया था। उसी को हम बोलते हैं हिमयुग। यानी हिमानी नियंत्रण का जो सिद्धांत है वो किससे संबंध रखता है? हिमयुग से। किससे संबंध रखता है? हिमयुग से। यानी कि हम पहले मानते हैं कि, वेट करिए, पानी के लिए मेरे पास यानी जल के लिए हम ले लेते हैं दूसरे कलर, और यहां पर मान लीजिए इतने स्तर पर आपके पास क्या था? जल भरा हुआ था। अब जब बात करते हैं हम दूसरे फिगर की, ये जो आपका फिगर है ये है आपका हिमयुग के पहले। अब इसी लेवल पे लगभग मैं सेम बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि सेम बने, मुझे पता है सेम नहीं बना है, बट मैं जल का स्तर सेम रखने की कोशिश करता हूं। जल के स्तर के लिए फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये आपका पहला फिगर है और ये है आपका दूसरा फिगर। ध्यान से देखिएगा, ये है हिमयुग के पहले, ये है हिमयुग के पहले। यानी कि इस समय आपका हिमयुग नहीं आया था और जो जल है वो द्रव के फॉर्म में था, यानी लिक्विड के फॉर्म में था।
अब हम बात करते हैं दूसरे फिगर में। दूसरे फिगर में क्या हुआ है, हिमयुग आ चुका है, हिमयुग आ चुका है। अब हिमयुग जब आया होगा तो इकट्ठे तो आया नहीं होगा, उसे टाइम लगा होगा। ऐसा हुआ नहीं कि आज के आज 40 डिग्री है और अचानक से -2-3 डिग्री चला गया। ये धीरे धीरे प्रोसेस हुआ होगा। हम मग्न तट की चर्चा नहीं करेंगे कि मग्न तट कैसे बना, हम बात करेंगे अभी महासागरीय घाटी की। तो देखिए, ये जो मैंने आपको अभी जल्दी में भी बताया था संडे वाली क्लास में, कि जो महासागर का जो जल स्तर है वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्या बन चुका है, बर्फ। यहाँ पर क्या बन चुका है, बर्फ, इतनी मात्रा में मान लीजिए। और बर्फ में आपको पता है कि जो जल के अणु होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बर्फ नीचे बैठ जाता है। जबकि इसका सामान्य सा मतलब होता है कि आपका जो जल स्तर है वो कम हो गया है। यानी कि आपसे ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या हिमयुग में जल स्तर महासागरों का निम्न हो जाता है, तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों होता है, क्योंकि जो अणु है वो पास पास आ जाते हैं और ये बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है। चलिए, तो ये था आपका ये छोटा सा पार्ट। अब देखिए क्या होता है, 1 मिनट वेट करिए। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जब ये बर्फ में बन जाता है तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले सेक्शन पे मंद तत्वों का निर्माण होता है। और कई बार क्या होता है, ये जो बर्फ है, ये जो बर्फ है और यहाँ पर ये जो चट्टाने हैं, यहाँ जो ये चट्टाने हैं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। दोनों, ये यहाँ पर भी चट्टाने और सेम एज यहाँ पर भी, आप राइट में भी कर सकते हैं। होता क्या है कि इन दोनों के बीच में कई बार बर्फ इसके बीच में फंस जाती है और हिमयुग रहता है। और जो यहाँ पर बर्फ है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो सेक्शन था ये सामान्यतः गर्म था और बर्फ वहाँ पर ठंडा कर देती है। ऐसे में ये क्या करती है, वहाँ पर प्लकिंग का काम करती है। प्लकिंग का काम का मतलब क्या हुआ, ये उस पर्टिकुलर चट्टान को, ये उस पर्टिकुलर चट्टान को वहां से उखाड़ देती है, वहां से उखाड़ देती है, उखाड़ देती है। उम्मीद है आपको, 1 मिनट, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। हो क्या रहा है कि जैसे समझिए इंटरलॉक होना, मान लीजिए चट्टान है और ये है बर्फ, इतना गैप था और इन गैप में जाकर कौन फंस गया, आपका पहले पानी फंसता है। वो पानी क्या होते हैं, बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। जब वो बर्फ में तब्दील होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कई बार ये बर्फ अपने घनत्व की वजह से ये क्या करते हैं कि ये जो चट्टाने हैं चट्टानों में फैलने लगते हैं और चट्टानों को तोड़ देते हैं। चट्टानों को तोड़ते हैं, कई बार तो उखाड़ भी इनको देते हैं। तो जिस परिस्थिति में ये बर्फ को, चट्टानों को उखाड़ देते हैं ये बर्फ, वहां पर कुछ इस तरह से वी आकार का निर्माण हो जाता है लंबवत दिशा में। तो जहां पर भी आपका महासागरीय घाटी की उत्पत्ति में आपका जो नदी है, नदी का सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाता, वहां पर जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत आपकी व्याख्या कर देता है, हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जब मान लीजिए कि आपका क्या हो गया है, हिमयुग चला गया, हिमयुग चला जाने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या बन चुका है, एक तरह का वी आकार का घाटी। अब मैं यहाँ पर 3D में नहीं बना पाऊंगा, आप 2D में समझ जाइए। अब यहाँ पर फिर से क्या होगा, जल भर जाएगा। और जब जल भर जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि अब ये घाटी तो बन चुका है और ये घाटी कहाँ पर है, जल के अंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अंतःसागरीय, अंतःसागरीय घाटी या फिर अंतःसागरीय कैनियन। उम्मीद है आपको इसकी उत्पत्ति की व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो लाइव चैट में बोलिए यस, अगर नहीं आई है तो आप सामान्य रूप से बोल दीजिए सर नहीं आई है। और अगर नहीं आई है तो पर्टिकुलर आप डाउट पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर नहीं आया है, पूरा नहीं समझ में आया कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। डायरेक्ट ना बोलना थोड़ा सा बुरा टाइप लगता है, क्योंकि आप बताइए कि आपको किस पॉइंट पर नहीं समझ में आया। क्या आपको ये चट्टान और जो बर्फ है इनके प्लकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? अगर ये नहीं समझ में आया तो ये पूछेगा, आपको संडे वाले क्लास में बता दिया जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। 1 मिनट। अब देखिए, अब आपका आता है महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा हम लोग एक फिगर पढ़ रहे थे, उसमें हमने एकदम अच्छे से चर्चा की थी कि यहाँ पर क्या है,
आपका तट होता है। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद आपका होता है मग्न तट, जिसकी ढाल थोड़ी सी कम होती है। उम्मीद है आप इतनी बार पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी, आप खुद से भी बनाया करिए। इसके बाद आपको अधिक मात्रा में ढाल मिलती है, आपको अधिक मात्रा में ढाल मिलती है, इसलिए आपको इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल। इसके बाद आपने देखा था कि आपको मिलता है एक सीध में, एक लंबी मात्रा में आपको एक प्लेन मिलता है, जिसको हम लोग एबीसियल प्लेन, एबीसियल प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं ओशियानिक प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं ओशियानिक प्लेन, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर महासागरीय मैदान क्या है? अगर आपको फिगर याद आ रहा होगा, मैंने जानबूझकर यहाँ पर नहीं लिया है ताकि आपको चीजें विजुलाइज होना भी शुरू हो जाए। ध्यान रहे, विजुलाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है निमोनिक्स के लिए। तो आप याद करिए उस फिगर को जिसमें इस तरीके से बना था, तट, मग्न तट, ढाल, और फिर आपको प्लेन दिखाया गया था। प्लेन मतलब मैदानों से है। तो आपको महासागरीय मैदान देखने को मिलता है, जिसका जो तल है वो लगभग लगभग क्या है, समतल। तो देखिए, आपने उत्तर तो मेरे साथ बोल ही दिया। एक मिनट रुकिए, पहले आपको जल बना दिया जाए, अदरवाइज चीजें समझ में कम आएंगी। यहाँ पर मग्न तट से यहाँ क्या भरा हुआ है, जल। आप भी अपने कॉपी में, अपने नोट्स में ऐसे फिगर बनाते चलिएगा। मेरा मानिए, अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं और आपका लगभग लगभग समुद्र विज्ञान फिनिश होने वाला है, आपको 10-11 तारीख तक आपका समुद्र विज्ञान फिनिश हो जाएगा। और आज है शायद 7 तारीख, नहीं आज है 8 तारीख, मतलब 2 से 3 दिन का और है, और आप महासागर और समुद्र विज्ञान पूरा अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद आप समुद्र विज्ञान का कोई भी प्रश्न उठाइएगा, आप देखेंगे कि आप लगभग लगभग 80% क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, अगर आपने शुरुआत से अंत तक की क्लास ली है। इवन आप मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी एक्सपर्ट हो गए पहले से। ये मेरी गारंटी है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, अगर आप ध्यान से रेगुलर देख रहे हैं तो। ये नहीं कि आप एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देख रहे हैं, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सर मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आपको एक क्लास एक दिन में एक ही देखना है। अगर बाई चांस किसी वजह से छूट जाती है तो आप 2 क्लास देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 2 क्लास से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और कोशिश करिए कि आप लाइव रहिए। लाइव में आपको फीलिंग मिलेगी, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभी के लिए छोड़ते हैं और बात करते हैं महासागरीय मैदानों पर। तो देखिए, हमने क्या बोला, हमने आपसे बोला कि जो, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छा दे दे शेप। अब हमने आपसे बोला कि जो महासागरीय मैदान है, ये मैदान कैसी है, महासागर के नितल में पाई जाती हैं। आप बोल सकते हैं पहले वाले पॉइंट में कि जो महासागरीय मैदान है ये नितल में पाई जाती है, महासागरों के। दूसरा आप कह रहे हैं कि जो आपका ये मैदान है, ये मैदान सामान्यतः क्या होता है आपका, वेट, उसे क्या बोलते हैं, सामान्यतः एक ही, एक मिनट, मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा उसे क्या बोलते हैं, वेट करिए एक सेकंड। हाँ, समतल। तो जो महासागरीय मैदान है ये लगभग आपके क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं आपके, समतल होते हैं। समतल आप समझते हैं, समतल का मतलब ये है कुछ इस तरीके से, जिसमें जहां पर ऊबड़ खाबड़ काफी कम मात्रा में हो। लगभग समतल बोला है यानी कि यहां पर भी ऊबड़ खाबड़ होगा, लेकिन ऊबड़ खाबड़ अत्यधिक मात्रा में ना होगा, बल्कि बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो जो महासागरीय मैदान है ये लगभग क्या होते हैं, समतल होते हैं। ये काफ़ी चौड़े मात्रा में होते हैं, यानी कि इनकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही अधिक होती है। और ध्यान से देखिए, आपको याद होगा हमने आपको पढ़ाया था महासागरीय कटक, जिसका हमने प्रश्न भी दिया था। हमने आपको बताया था कि महासागरीय कटक पर जीवों की जो प्राप्ति है वो बहुत ही कम होती है, या फिर लगभग लगभग ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि जो महासागरीय मैदान है यहाँ पर जीवों की प्राप्ति होती है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे जीवों की प्राप्ति यहाँ पर होती है। यही है आपका महासागरीय मैदान।
अब अगर आपको इसे परिभाषा के रूप में तब्दील करना है तो कैसे करेंगे, समझिए। महासागरीय मैदान महासागर के नितल में महासागरीय मैदान महासागर के नितल के में पाए जाने वाला वह स्थलाकृति है जो लगभग समतल होता है, जिसकी चौड़ाई अधिक होती है, जहां पर जीवों की प्राप्ति भी होती है। वही है महासागरीय मैदान। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। याद रहे ये जो परिभाषा है अभी आपकी ये शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे आप प्रो बनना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपकी जो परिभाषा है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से होगी कि जिसे जो भी सुनेगा वो कहेगा यही तो मुझे चाहिए था। और आप जितनी बार इसकी परिभाषा बोलेंगे वो हर परिभाषा एक दूसरे से अलग होगी, और जितनी बार आप बोलेंगे वो कुछ ना कुछ उसमें नया नया चीज देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं महासागरीय मैदान की विशेषताएं। सबसे पहला तो आप वही बता देंगे कि ये लगभग क्या होता है, ये लगभग क्या होता है, समतल। और एक बात बताइए आप कि ये महासागर के एकदम नितल वाले पॉइंट पर है। एकदम नहीं है क्योंकि उससे भी एक नितल वाला पॉइंट होता है जिसके बाद हम चर्चा करेंगे, लेकिन लगभग में ये सबसे नितल में, नितल का मतलब सबसे नीचे के तलों पर ये पाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो दबाव होगा वो अत्यधिक मात्रा में होगा। और इतने दबाव पे आपको लगता है कि क्या कोई जीव यहाँ पर निवास करेगा, तो इसका उत्तर है हाँ, जीव निवास करते हैं, लेकिन कुछ अलग ही लेवल के जीव निवास करते हैं। तो आप पहले बताएंगे कि यहाँ पर अत्यधिक दबाव है। इसी के साथ साथ आप बताएंगे कि यहाँ पर जीवों की प्राप्ति होती है, यहाँ पर जीवों की प्राप्ति होती है, और सिर्फ जीवों की प्राप्ति ही नहीं, यहाँ पर आपको जैव विविधता भी देखने को मिलती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर जैव विविधता वो भी इतने नीचे वाले तल पर, ये कैसे संभव है? तो संभव है। कैसे संभव है जरा समझिए। जो जैव विविधता है वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार का जीव कहां पर रह सकता है। एकदम नीचे वाले तलों पर हम बात करें तो दबाव को सहने के लिए, अगर आपके पास दबाव इतना ज्यादा है तो दबाव को सहने के लिए हमें कुछ ऐसे जीव चाहिए, कुछ ऐसे जीव चाहिए जिनके ऊपर क्या हो, एक खोल लगी हो, मोटी मोटी खोल लगी हो। खोल क्या हो, मोटी मोटी इनके ऊपर क्या लगी हो, खोल। और आप देखिए इतना दबाव है और एकदम नीचे की ओर है, एकदम निचला वाला तल है, तो आप एक चौथा और ऐड कर लीजिए। यहां पर हमेशा क्या होता होगा, अंधेरा। आप समझ रहे हैं ना क्यों अंधेरा होगा? क्योंकि प्रकाश की जो किरण है इतनी गहराई तक पहुंचे नहीं पाएगी, और अगर पहुंचेगी भी तो एकदम ना के बराबर। जो उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी होगी वो एकदम जीरो लेवल पे होगी। तो यहाँ पर एकदम अंधेरा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे वो एकदम निशाचर वाले होंगे। निशाचर, निशाचर का हमारा जो तात्पर्य होता है उनसे होता है जो रात्रि में आते हैं, लेकिन ये ऐसे जीव ही होते हैं जिनका दिन भी रात है और रात तो रात है ही। तो ये एकदम निशाचर वाले होते होंगे। और कुछ जीव ऐसे भी होते होंगे यहाँ पर जो लाइट इमिट करते होंगे, यानी जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो लुमिनस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हाँ, प्रदीप्त जीव। अब प्रदीप्त जीव का क्या मतलब है? प्रदीप्त जीव का मतलब है जो अपने से क्या निकाले, प्रकाश उत्पन्न करे। तो आपके पास इस तरह के जीव पाए जाते हैं। प्रश्न होगा सर इतनी सारी प्रॉपर्टी रखने वाले जीव कहीं मिलेंगे? तो पहले ध्यान से सुनिए, इतनी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हमें। या तो खोल मोटी मिल जाए, या वो निशाचर वाले हो, या अगर वो निशाचर वाले नहीं है तो प्रदीप्त जीव होने चाहिए जो अपने स्थान के लिए लगभग लगभग जो है प्रकाश का जो है अपने से उत्सर्जन करें। अब प्रश्न होता है कि सर ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीवों को हम जिस श्रेणी में रखते हैं उनको बोलते हैं पैंथम श्रेणी। इसको याद रखिएगा, ये आपके प्री के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि महासागरीय मैदानों में जीव पाए जाते हैं कि नहीं। अगर पाए जाते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पैंथम श्रेणी के जीव। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये होगा कि सर जीव तो आपको मिल गए, ये बताइए क्या यहाँ पर वनस्पति मिलेंगी? तो इसका अगर आप बहुत सामान्य सा उत्तर समझेंगे तो वनस्पतियां जो हैं वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस का यानी प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है और उसी से भोजन तैयार होता है।
उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जानते रहिए कि सूर्य के प्रकाश की बहुत ज़रूरत पड़ती है वनस्पतियों को। ऐसे में इतनी गहराई में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, क्या वहाँ वनस्पति पाना संभव है? तो उत्तर है जी हाँ, पाना संभव है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, वो 2 तरह से होता है। सॉरी, प्रकाश संश्लेषण मत कहिए, आप कहिए बल्कि भोजन का संश्लेषण, यानी जो खाद्य संश्लेषण होता है वो 2 तरह से होता है। बहुत डीप की बात है, समझिएगा ध्यान से। जो आपका खाद्य संश्लेषण होता है वो 2 तरह से होता है। कौन-कौन सा? पहला है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा है रसायन संश्लेषण। रसायन में क्या होता है कि देखिए, प्रकाश में तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाना। रसायन संश्लेषण में क्या होता है कि हम कुछ रासायनिक चीज़ों के माध्यम से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर हम का मतलब है वनस्पतियों से। तो हाँ, वनस्पति पाए जाएँगे, लेकिन कैसे वाले? रसायन संश्लेषी वाले। रसायन संश्लेषी वाले। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये था महासागरीय मैदान की विशेषताएँ। ये मैंने आपको एक सामान्य लेवल पे विशेषताएँ बता दी। अगर आप इस पे विचार करते हैं तो मुझे उम्मीद है और आपसे आशा भी है कि आप इस पे और भी विशेषताएँ निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, आप विशेषताएँ समझ गए हैं। अब प्रश्न आता है कि सर, महासागरीय मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि आपने देखा कि चलिए, जो ढाल है महाद्वीपीय ढाल है और जो महाद्वीपीय मग्न तट है, ये नदी के अपरदन द्वारा या फिर हिमानी नियंत्रण सिद्धांत द्वारा इसके द्वारा हो गए। लेकिन महासागरीय मैदान इतना प्लेन है और ये कैसे बन गया? तो देखिए, ये बहुत सिंपल है। कैसे? इनका जो उत्पत्ति होता है, 1 मिनट को मुझे समय दीजिएगा। हुँ, हुँ। तो हम आपको बता रहे थे कि जो महासागरीय मैदान की उत्पत्ति है, ये कैसे व्याख्या हमें इनकी करना है, कैसे ये उत्पत्ति उत्पादित हुए। इसके लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि निक्षेपण से। अब प्रश्न है कि सर निक्षेपण क्या है? निक्षेपण का मतलब होता है, सामान्य रूप में अगर आप अर्थ देखेंगे, तो सामान्य रूप का मतलब ये हो गया कि जब कोई सामान अपना ला करके, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक ऐसे खाली स्थान था। मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना थोड़ा-सा कचरा यहाँ डाल दिया, कुछ सामान मैंने यहाँ पर डाल दिया, कुछ सामान मैंने यहाँ पर डाल दिया, फिर यहाँ पर डाला और ये ऐसे-ऐसे करते-करते यहाँ तक पूरा फैल गया। तब जा कर के यहाँ पर क्या होगा, मैंने यहाँ हम कहेंगे कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपना जो कूड़ा है इसको यहाँ पर निक्षेपित, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अपना कूड़ा या कोई भी वस्तु यहाँ पर निक्षेपित कर दी। बात है आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न उठता है, सर एक बात बताइए, आप वहाँ पर सामान निक्षेपित करेंगे ना, जिस स्थान पर आप कह रहे हैं, मान लीजिए कूड़ेदान में आपने निक्षेपित कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, ये जो महासागरीय मैदान है, यहाँ पर कौन निक्षेपण करने आएगा? और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि सर, निक्षेपण तो चलिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन निक्षेपण करेगा कौन और करेगा तो किस चीज़ का करेगा? तो बड़ा ही सामान्य सा उत्तर है, यहाँ पर जो निक्षेपण होगा वो होगा राख का। अब प्रश्न होगा, सर राख, राख कहाँ से आ गया यहाँ पर? आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। देखिए, अब यहीं से आप अपने बुद्धि को काफ़ी तेज कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर आपको कटक पढ़ाया था, अब मैं बिना नया कॉन्सेप्ट को ऐड किए पुराने कॉन्सेप्ट को यहाँ लेकर के आ रहा हूँ। महासागरीय कटक में आपने पढ़ा था कि 2 प्लेटें क्या होती हैं? अपसारित होती हैं और यहाँ से क्या निकलता है? याद है ना? मैग्मा, लावा वगैरह निकलता है, लावा। जो फिर जिनका क्या होता है, शीतलीकरण, जिनका क्या होता है, शीतलीकरण। अब शीतलीकरण होगा तो ये जो राख है ये इनके बगल-बगल चारों तरफ ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ आपका ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ आपका वेस्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से, यानी कि कुछ आपका पश्चिम वाले दिशा में और कुछ पूर्वी दिशा में फैल जाते हैं। तो ये जो राख है, यही किसका निर्माण कर देते हैं? महासागरीय मैदानों का। महासागरीय
मैदानों का यही निर्माण करते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए, अब मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूँ। अगर आप इस प्रश्न को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप समुद्र विज्ञान में एक प्रो चैंपियन बन रहे हैं। और ये प्रश्न इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, इतना कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप समझ गए तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। पढ़ाई क्या अच्छी चल रही है, मतलब कंसंट्रेशन लेवल आपका ठीक ठाक है। चलिए देखते हैं क्या है। मैं अब आपको बताता हूं कि मान लीजिए यहां पर है आपका, यहां पर है मान लीजिए कटक। और ध्यान से देखिएगा, ये एक प्रश्न है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल का है। मुझे उम्मीद है ऐसा प्रश्न या तो पूछा गया होगा या तो किसी टेस्ट सीरीज में मैंने खुद ही सॉल्व किया होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए है आपका कटक। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, प्लेन। मान लीजिए ये प्लेन है आपका ए। सेम एज यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, राइट में लेफ्ट में ले रहा हूँ। और ऐसे ही बनेगा यहाँ पर भी बी। सेम एज यहाँ पर आपका बनेगा सी। यानी आपको जो क्रम मिल रहा है यहाँ पर सी बी ए मिल रहा है, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। मेरा जो प्रश्न है, आप ये बताइए कि सी बी ए पर सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पर होगी। सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कहाँ पर होंगी। देखिए, जो राख होती है ना, राख का भी शीतलीकरण के वो भी चट्टानों में तब्दील हो जाती हैं। चट्टानों का तात्पर्य यहाँ से हल्के फुल्की चट्टानें रहती हैं, लेकिन फिर भी वो चट्टानें कहलाती हैं। तो सबसे पुरानी चट्टानें यहाँ पर कहाँ तैयार होंगी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर ए है। आपको समय मिलता है 7 सेकंड का। 7 सेकंड में आपको सोचना है कि सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पर है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव क्विज में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए समय काउंट करता हूँ। आपसे एक बार प्रश्न सुन लीजिए। अगर ये कटक है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये डी, डी कटक पॉइंट है। और यहाँ पर इसने, यहाँ पर आप प्लेन देख रहे हैं ए बी सी। ऐसी परिस्थिति में कौन सा सबसे पुरानी चट्टान वाला क्षेत्र है, सी बी ए या डी। आपका समय शुरुआत होता है अब। नहीं, डी को मत लीजिएगा ऑप्शन में, सी बी ए में देखिए सर। 7 6 5 4 3 2, समय समाप्त। अगर आपने ए का नाम लिया है तो आप गलत हैं। ए नहीं हो सकता, बताता हूं क्यों। देखिए, क्योंकि जो कटक है, कटक से जो ज्वालामुखी के रूप में यहाँ से निकल रहा है, ये सबसे जो नई नई जो लावा निकलती है वो यहाँ पर आकर के गिरती है। अब यहाँ से गिरने के बाद जो और गिरता है वो अपना वाला पीछे की ओर ढकेल देता है। यानी कि जो बी पर अगर हम देखें तो बी पर क्या होगा, पुराना होगा। किसके तुलना में, ए की तुलना में, क्योंकि ए पर क्या आ रहा है, नया आ रहा है। यहाँ पर नए नए लावा आ रहे हैं। इसके बाद बी जब ए पर और अधिक मात्रा में आता है, ए क्या करता है, बी को ढकेल देता है। बी क्या करता है, उसी कुछ मात्रा को सी की ओर ढकेल देता है। जब ये सी की ओर ढकेलता है तो सी अब क्या हो गया, सबसे पुराना। क्या हो गया, सबसे पुराना। ये सबसे पुराना, ये थोड़ा कम पुराना, और ये जो ए पर है सबसे नया है। यानी कि जो बी है, अगर आपने ऑप्शन बोला है तो भी गलत है। अगर आपने ऑप्शन सी बोला है, सबसे पुरानी चट्टान, तब आपका जो उत्तर है वो सही है। और ध्यान से समझिएगा, ये लोकल क्वेश्चन नहीं है, ये प्री के लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा भी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अक्टूबर नवंबर में आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज को भी जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, आप कई सारे प्रश्नों का जो हल है बड़े आसानी से कर ले रहे हैं, अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं तो। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इससे एक रिजल्ट निकलता है कि कटकों से दूर जाने पर, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, या आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। कटकों से दूर जाने पर जो चट्टानें हैं वो पुरानी होती चली जाती हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और अब आगे चलते हैं। चलिए, तो अब प्रश्न ये है, क्या महासागरीय मैदान में जीवन मौजूद है। तो उत्तर है हाँ। अभी थोड़ी देर तो पहले हमने बात की थी। यहाँ पर आपका जो
जो क्या बोलते हैं दाब, दाब है वो अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बैंथम प्रकार के जीव निवास करते हैं। बैंथम प्रकार के जीव क्या है, इसका भी अभी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है क्या महासागरीय मैदान में जीवन मौजूद है, तो आप बोलेंगे जी हाँ, क्यों नहीं मौजूद है, मौजूद है। और वनस्पतियां मौजूद है, तो उत्तर है हाँ, वनस्पति भी मौजूद है। अब आपका जो टॉपिक है वो महासागरीय नितल उच्चवच का सबसे अंतिम टॉपिक है। अगर आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आप लगभग लगभग प्रो बन चुके हैं। प्रश्न है कि महासागरीय गर्त क्या है। तो महासागरीय गर्त को समझने के लिए, एक मिनट, महासागरीय गर्त को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि गर्त का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम गर्त की बात करते हैं तो गर्त से हमारा तात्पर्य होता है गहराई से। गर्त से जो हमारा तात्पर्य होता है वो होता है गहराई से। अब गहराई का भी एक यहाँ पर और तात्पर्य है, जो सबसे ज्यादा गहरा होगा, जो पॉइंट सबसे ज्यादा गहरा होगा उसी को हम बोलेंगे गर्त। जो पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा गहरा, उसी को हम बोलेंगे गर्त। अब अगर आप याद करिए, ये था आपका तट, यहां पर आपका था मग्न तट, मग्न तट। इसके बाद आपके बहुत ढाल पर आपको देखने को मिला था महाद्वीपीय ढाल। इसके बाद आपने यहाँ देखा एक तरह से यहाँ पर क्या बन गया है, प्लेन, यानी कि हो गया ये महासागरीय मैदान। यहाँ पर आपने देखा था कटक, जो कि कुछ पर्वत रूपी या पर्वतनुमा संरचना के होते हैं, तो आपने देखा था कटक। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर लगभग इस तरह आपको एक गहरा श्रृंखला देखने को मिलता है। इस तरीके से एक गहरे नुमा आकृति आपको देखने को मिलती। अब जब इस गहरे नुमा आकृति की बात करते हैं तो ये जो आपको सबसे लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, वैसे तो ये पूरा गर्त है, लेकिन बेसिकली हम इस लास्ट वाले पॉइंट को बोलते हैं गर्त, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गहरा है इसलिए हम इसको बोलते हैं गर्त। और ये महासागरों में डूबा हुआ है इसलिए हम इसे बोलते हैं महासागरीय गर्त। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो लाइव चैट में बोलिएगा यस, नहीं समझ में आई तो आप नो बोलिएगा, और जहां पर आपको पर्टिकुलर डाउट है वहां पूछेगा। तो एक मिनट, जल का भी स्तर बना दिया जाए जिससे आपको जो फिगर है लगभग लगभग ठीक ठाक लगे। तो यहां पर हमने बना दिया आपका जल का स्तर। अब इसके बाद मेरा आपसे कुछ फैक्ट रहेगा। फैक्ट का मतलब फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, जो मैं आपसे फटाफट पूछूंगा और आपको रिप्लाई करना है। वेट, चलिए, महासागर का जो जल स्तर है वो भी बनकर तैयार हो गया है, और इसको थोड़ा सा और शेप दे देते हैं। ध्यान दें ये एक रफ फिगर है, रफ फिगर को आप अच्छे से और समझा सकते हैं अपने में बना करके कॉपी में। मेरा काम है आपको ठीक ठाक समझाना। चलिए, अब मेरा जो आपसे पहला प्रश्न है, क्या यहाँ पर जीव निवास करेंगे कि नहीं। इसका एक भी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देने वाला हूं। आपको टाइम मिलेगा, आपको बताना है, चाहे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं, एक भी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। ये आपके लिए है, मैंने बताया है क्लास इंटरेक्टिव हो, इसलिए आपको भी कुछ सोचना चाहिए। क्या यहाँ पर जीव पाए जाएंगे। आपको मिलते हैं 4 सेकंड। आपका समय शुरुआत होता है आप 4, 3, 2 और समय समाप्त। अगर आपने यस कहा है तब भी ठीक है, नो कहा है तब भी ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो आपसे, यहाँ जीव और वनस्पति दोनों से हो गया। अब आपका जो प्रश्न है वो है, क्या यहाँ पर दाब अधिक होगा या फिर कम होगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और आपका समय शुरुआत होता है अब 4, 3, 2 और समय समाप्त। अगला जो आपसे मेरा प्रश्न है वो प्रश्न है कि आप ये बताइए, जीव हो गया, दाब हो गया, क्या यहाँ पर अंधेरा होगा या फिर नहीं होगा। आपका समय शुरुआत होता है अब 3, 2 और 1। आपका समय समाप्त हुआ। तो ये 3 ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
अगर आप नहीं जानते हैं तो डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, फिर आपको संडे वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। पर उम्मीद करता हूँ कि आप इसका उत्तर जानते हैं और बता भी लेंगे, वो भी लॉजिक के साथ। ऐसे नहीं कि कुछ भी बता दिया, हाँ सर अंधेरा है, नहीं है। ठीक है, तो महासागरीय गर्तों की बात करें तो इनके सामान्य रूप से देखें तो कुछ खास विशेषताएं नहीं है। ये गर्त है, बस यही काफी है अपने में, और इसकी परिभाषा में ही इसकी विशेषताएं हैं। आते हैं नेक्स्ट पर। अब हमें देखना है कि विश्व के स्तर पर, यहां मैं लिख देता हूं, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर कौन कौन सी गर्त हैं, गर्त है। चलिए फिर इसको समझ लेते हैं। और देखिए, इससे प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसको हल्के में नहीं लेना है आपको। चलिए मैं आप कलर चेंज कर लेता हूँ। और देखिए, जब आप अगर नोट्स मेरे साथ पैरेलल में बना रहे हैं, या फिर अगर आपने पेन पेपर नहीं रखा और एटलस, तो रखे रहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कभी भी काम आ सकता है। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आप एटलस उठा लीजिए और ढूंढना शुरू करिए। चलिए, सबसे पहले आप देखिए, हम बात करते हैं वेट, कहाँ गया, हाँ ये रहा। आपको इस तरह का फिगर भी बनाना रहेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप जगह छोड़ दीजिएगा। देखिए, आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो नोट्स बनाते वक्त आप लेफ्ट में या राइट में कहीं पर भी लिखिएगा और जगह लगभग छोड़ दीजिएगा, जिससे आपका ये वर्ड मैप लगभग में बन जाए। जब हम आपको वर्ड लर्न ज्योग्राफी विद मैप पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से पूरे वर्ड मैप को विद इन 1 मिनट बनाना है, या फिर विद इन 30 सेकेंड्स। आप बना भी लेंगे, यकीन मानिए। बस आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पहले आप कॉन्सेप्ट जरूरी है, फिर मैप। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आप मैप बना लेंगे बड़े आसानी से। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेट। नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका में आप बात करें, तो आपको एलुशियन ट्रेंच यानी एलुशियन गर्त देखने को मिलता है। तो यहां मैं लिख लेता हूं उत्तरी अमेरिका। पहले उत्तरी अमेरिका में बात करें, उत्तरी अमेरिका में कौन मिल रहा है आपको? एलुशियन, एलुशियन गर्त। यहाँ पर सारे गर्तों का नाम नहीं है, कुछ प्रमुख गर्तों का नाम है। दूसरा अगर आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, यानी कि प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो, प्यूर्टो रिको गर्त। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो उत्तरी अमेरिका में ये आपके दो पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं वेट, कलर बदल बदल के बात करते हैं। अब आते हैं साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण वेट, दक्षिण अमेरिका में। मेरे साथ आप भी देखते रहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगले में क्लास में मैं जूम कर दूंगा। अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्लास के नोट्स जब मिलेंगे तो आप जूम करके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से गर्त हैं। फिलहाल मैं आपको तब भी मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, दक्षिण अमेरिका ये है। चलिए, दक्षिण अमेरिका में मेरे साथ आप आ जाइए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा पेरूचील ट्रेंच, यानी कि आपका अगला है। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो कौन है? पेरूचील गर्त। वैसे आप इसको चिली बोलिए। अगला आपको मिलता है, ओके, यहाँ पर बस एक ही है जो मुख्य रूप से है, और नहीं है जो मेजर मेजर है। तो यह हो गया आपका पेरूचिली गर्त, दक्षिण अमेरिका में। अब हम अगर बात करते हैं आपका इस साइड में, एशिया में बात करें अगर हम, एशिया में, एशिया में आप पाएंगे, वेट, एशिया में आप पाएंगे, आपको सबसे पहले मिलेगा, अगर हम उत्तर से आए तो आपको पहले मिलेगा कुरेल ट्रेंच, यानी कि कुरेल गर्त, कुरेल गर्त। अगला आप दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा जापान ट्रेंच। ये फिगर में देखिए, मैं इस बार ऐसे कर दे रहा हूँ, जापान ट्रेंच, यानी कि जापान गर्त या जापान का गर्त। अगला आपको मिलेगा रिक्यो ट्रेंच, तो आप बोल सकते हैं कि आपको मिल रहा है रिक्यो, रिक्यो ट्रेंच, यानी कि गर्त।
अगर हिंदी शब्द कुछ गलत भी हो जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, लगभग लगभग वो आपके लिए पर्याप्त है। और वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप हिंदी वाले के बजाय इंग्लिश वाले को भी ध्यान देखते रहिएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मैरियाना ट्रेंच। कौन-सा? मैरियाना ट्रेंच या फिर बोलते हैं मैरियाना गर्त। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ? आप में से कई लोगों ने मैरियाना गर्त के बारे में पहले से भी सुना होगा। मैरियाना गर्त विश्व का सबसे अधिक गहरा गर्त है। यहाँ तक कि जो इसकी गहराई है वो आपके हिमालय से भी अधिक गहरा है। हिमालय जितना ऊंचा है उससे भी अधिक ये गहरा है। इससे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जिस तरीके से स्थल पर आपको ऊंची-ऊंची स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से महासागर की नितल में उतनी ही निचली-निचली हमें गर्त देखने को मिलते हैं। महासागर एक तरह से जस्ट अपोजिट है आपके स्थल आकृतियों के सापेक्ष में। उसके बाद आप देखिए आपको इस तरह मिलता है फिलीपींस ट्रेंच, यानी कि आप बोल सकते हैं आपका जो 5वां है वो आपको मिलता है फिलीपींस ट्रेंच यानी कि फिलीपींस गर्त। और इसी के साथ आपको जावा ट्रेंच भी मिल जाता है। वेट करिए, जावा गर्त आपको मिल गया, जावा गर्त। इसी के साथ आपको बहुत सारा मिलेगा और आपको ठीक है लगभग लगभग इतना मिल गया। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। उत्तरी अमेरिका हो गया। एक मिनट वेट करिए, नहीं अब हम बात करते हैं उत्तरी और उत्तरी नहीं ऑस्ट्रेलिया की। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा, कर्मडेक टोंगा ट्रेंच। इसे सामान्यतः हम टोंगा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, टोंगा ट्रेंच या टोंगा गर्त। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जब आप गर्त का नाम याद करें तो कई सारी जगह पर आपको केवल गर्त का नाम दे देते हैं, कई कोचिंगों में भी ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गर्तों का नाम सिर्फ मत याद करिए, उसके साथ आप ये भी देखिए कि कौन सा जो कंटिनेंट है, जो महाद्वीप है, वो उससे संलग्न है। संलग्न का मतलब है जो उससे चिपका हुआ है। तो ये थी आपके कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी गर्तें हैं उनका नाम, जिसमें आपको मेरियाना गर्त के बारे में नहीं भूलना है। और इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप बताइएगा कि जो मेरियाना गर्त है उसकी जो गहराई है वो कितनी है। मेरियाना जो गर्त है उसकी गहराई कितनी है? हिंट मैं आपको एक देता हूँ, 11। अब इससे ज़्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा। अगर आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ आइडिया है तो आप इसका पता लगा लेंगे, नहीं पता लगा पाएंगे तो आपके पास बुक तो होगी। अगर आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि बिना बुक की पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पाएगी जितना मैं चाहता हूँ। मुझे पता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सेम चीज़ बुक में लिखी हुई है, लेकिन बुक पढ़ने से आपकी हैबिट अच्छी होती है और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप को पाएंगे कि आप क्लास के साथ साथ बुक से भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब प्रश्न उठता है कि जो महासागरीय गर्त है कि ये कैसे, एक मिनट रुकिएगा। जो महासागरीय गर्त है ये आखिरकार कैसे उत्पत्ति हुए? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है फिर से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से आपके मन में उठेगा सर फिर से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आ गया, इस बार ये किस रूप में आएगा? तो देखिए वस्तुतः होता क्या है, हमने आपको अपसारी गति बताई थी जिसमें क्या हुआ था कि जो एक पार्ट है वो इधर भागता है और दूसरा पार्ट इसके विपरीत दिशा में भागता है। ये होती है अपसारी गति। 3 तरह की गतियां होती हैं, हम भू आकृति विज्ञान में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक संदर्भित रूप में पढ़ेंगे। तो ये है अपसारी गति। और दूसरी जो होती है वो होती है इस तरह की, ये वाली जो प्लेट है ये एक डायरेक्शन में आए और दूसरी वाली प्लेट भी विपरीत डायरेक्शन में लेकिन उसी तरफ आए, यानी कुछ इस तरीके से। तो ऐसी गति को हम बोलते हैं अभिसारी गति। क्या बोलते हैं? अभिसारी गति। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आसानी से आ गई होगी। अब देखिए होता क्या है
कि जब मान लीजिए कि ये प्लेट है एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले चेक कर लूँ, क्योंकि लाइट बार बार आ रही है जा रही है, कहीं रिकॉर्डिंग रुक ना जाए। वेट करिए, नहीं प्रॉपर चल रही है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वेट करिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए एक प्लेट है जो इस तरफ आ रही है। प्लेटें मुझे याद है, आपको याद हो गई, जैसे यूरेशियन प्लेट, जैसे उत्तरी अमेरिका का प्लेट, दक्षिणी अमेरिका का प्लेट और अफ्रीका की प्लेटें। तो मान लीजिए ये एक प्लेट है जो इस तरफ आ रही है और दूसरी तरफ ये प्लेट भी है जो इस तरफ आ रही है। देखिए, जब दो प्लेटें आती हैं तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो ये दोनों ऊपर उठ जाए या तो एक प्लेट नीचे चली जाए। देखिए इस तरीके से एक प्लेट नीचे चली जाए और एक प्लेट उसके ऊपर। जब ये ऐसे जाती है तो इसके बीच में देखिए कुछ इस तरीके का गैप बनता है। नहीं समझ में आया? चलिए और अच्छे समझते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे आप जूम करके बनाएं तो देखिए एक ऐसे झुक जाएगी और दूसरी वाली, रुकिए एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, अच्छे से समझाते हैं। वेट करिए। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ये आ रही थी इस दिशा में और ये आ रही थी इस दिशा में। अभी दिशा का नाम आपको नहीं याद करना है, जानना है तो जान लीजिए। ये आ रही थी पूर्व की तरफ, ये आ रही थी पश्चिम की तरफ, और ऐसी गति को हम बोलते हैं अभी सारी। क्या बोलते हैं? अभी सारी। अब होता क्या है, मान लीजिए कि इसका घनत्व क्या है? अधिक है। इसका घनत्व क्या है? अधिक। और इसका घनत्व क्या है? इस वाली प्लेट का, इसका घनत्व है कम। इसका घनत्व है कम। इस प्लेट को नाम दीजिए, इस प्लेट का नाम है ए और इस प्लेट का नाम है बी। अब होता क्या, जिसकी घनत्व अधिक होती है वो प्लेट सामान्यतः इस तरीके से पास पास आने पे जो प्लेट ए है इसका घनत्व अधिक था, इसलिए ये इससे टकराने पे ये नीचे की ओर धंस गई। ये क्या हुई? धंस गई नीचे की ओर, धंस गई नीचे की ओर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये जो प्लेट है ये ऐसे बी वाली ऐसे चलती रही, तो ये इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी, लेकिन ये नीचे की ओर धंस गई। अब ऐसे में क्या होता है, आप देखेंगे कि लगभग लगभग इस तरह की गहराई का निर्माण होता है। और ये जो गहराई बनती है इस तरह की, इसी को ही हम बोलते हैं गर्त। ये गर्त बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है तो इसे हम, और महासागर में डूबी होती है तो इसे हम बोलते हैं महासागरीय गर्त। और जो सबसे अधिक गहरा आपका गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त, जो कि आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। देखिए, जब आप गर्त के बारे में पढ़ें तो आप ना सिर्फ उसका महाद्वीप देखें, साथ में ये भी देखें कि कौन सा गर्त किस महासागर से जुड़ा हुआ है। और याद रहे, सामान्यतः जो गर्त होते हैं वो महासागरों में पाए जाते हैं, ना कि समुद्रों में। ध्यान रहे जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, सामान्यतः जो गर्त होते हैं वो महासागरों में पाए जाते हैं, ना कि सागरों में। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जब आप प्रश्न पाएंगे ना, तो जब आपको प्रश्न में ये क्वेश्चन जो मैंने लाइन बोली सहायता करेगी, तब आप समझेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण लाइन थी। चलिए, तो होता क्या है, इस तरीके से गर्त का निर्माण होता है और इसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत की व्याख्या है सिर्फ एक प्लेट टेक्टोनिक वाली है। अब अगर आप बात करें रियल लाइफ में क्या होता है, तो रियल लाइफ में मैंने बताया, मान लीजिए एक है आपका महाद्वीपीय प्लेट, कौन सा है? एक है आपका महाद्वीपीय प्लेट, ऐसे ये मूवमेंट कर रहा है इस साइड में, और एक है आपका महासागरीय प्लेट। कौन सा है? महासागरीय प्लेट। ये भी इस में दिशा में मूवमेंट कर रहा है, यानी गति कर रहा है। अब जिसका घनत्व अधिक होगा, जिसका घनत्व कम होगा, यही प्रक्रिया लगेगी। ये जो मैंने बताया है ये है आपका प्रक्रिया, यही प्रक्रिया फॉलो होगी। अब जिसका घनत्व अधिक होगा, जैसे महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व अधिक है तो ये नीचे चली जाएगी, महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक है तो ये चली जाएगी। इसी के जो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, इसी से आप जब महाद्वीपीय सॉरी
आप भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ आप समझेंगे क्यों हिमालय अभी तक ग्रोथ करते जा रहा है, भले ही वो सेंटीमीटर में क्यों ना हो लेकिन वो ग्रोथ कर रहा है। और क्यों एक दिन महाद्वीपीय जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, ये एक समय आने पर नष्ट हो जाएगा। हालाँकि ये समय इतना ज़्यादा है कि तब तक आपकी पृथ्वी ही नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी अगर एक कॉन्सेप्ट वाइज़ में देखें तो ऐसे ही होगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप भू आकृति विज्ञान में समझ जाएँगे। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है। इस तरह से आपने सीखा कि महासागरीय मैदान क्या होते हैं, आपने सीखा क्या होता है महाद्वीपीय क्या था आपका? 1 मिनट वेट करिएगा। अभी जाना नहीं है आपको क्योंकि होमवर्क सबसे ज़रूरी है। हाँ, महासागरीय घाटी और इसी के साथ आपने सीखा था कि महासागरीय मैदान क्या होती हैं और लास्ट में आपने सीखा था कि महासागरीय गर्त क्या होती हैं। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमने जितने भी महासागर के नितल के उच्चावच होते हैं, उनके बारे में हमने समझ लिया है। एक हिंट मैं आपको देता हूँ बोनस सेक्शन के लिए, गो एट। ठीक, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो मैं आपको बताऊँगा। चलिए, अब आपने कल की क्लास में प्रीलिम्स मेंस के लिए जो है प्रैक्टिस की थी, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो पहला है आपको आपको क्या करना है, प्रश्न जो है आपका वो है निम्न क्षेत्रों को अ, विश्व के मानचित्र में दर्शाइए, विश्व के मानचित्र में दर्शाइए। देखिए प्रश्न बहुत सिंपल अभी दे रहे हैं क्योंकि आपका इजी मोड चल रहा है। मानचित्र में समझाइए, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि सभी लोग का जो अभी लेवल है वो 0 है। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी मुझे बैलेंस बनाकर चलना है क्योंकि जब मैं इंटरमीडिएट से एडवांस में जाऊँ तब मैं देखूँ कौन किस लेवल पर है। तभी आप अपने आप मूल्यांकन कर सकते हैं और वास्तव में मुझे नहीं देखना है, ये आपको ही देखना है। मैं तो एक केवल जरिया हूँ, बाकी करना आपको ही है। चले, तो पहला आपको जो मिलता है वो आपको है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। अब दूसरा है आपका पेरू चिली गर्त। इसी के साथ अब आपको थोड़ा सा पुराना होमवर्क मिलेगा और वो है मध्य अटलांटिक। ध्यान से देखिएगा, मध्य अटलांटिक तटक। अब आपका धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अब जो आपके प्रश्न होंगे वो सिर्फ इसी के क्लास से नहीं होंगे, अब आपके थोड़े से पिछले वाले से भी होंगे, जिससे आप चीज़ों को रिलेट करते रहें और आपका रिवाइज भी होता रहे बाय होमवर्क। इसी के साथ आपको और एक बताना है और वो है हिंद कटक। हिंद कटक में आपको तीनों ऐड करना है, तीनों। अब वो तीनों कौन से हैं आपको बताना है, पूर्व, पश्चिम और सेंटर वाले। तो ये था आपका आज का क्लास। अभी भी आपका क्लास फिनिश नहीं हुआ है, आपको एक चीज़ और समझना है और वो क्या समझना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आप कैंडिडेट तो छोड़ो अपने आप को, आप एक अगर एक सीरियस ऑफिसर हो, अगर आप एक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आपको सिंपली क्या करना है, नहीं पढ़ना तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है अगला। आपको लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं या आप इतना खर्च नहीं कर पा रहे हो कि आप 20-40 हज़ार का जो है कोई कोर्स खरीदो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको आना है IAS डॉट विदाउट, ओके एक मिनट, IAS डॉट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, वेट, कॉम्प्रोमाइजिंग डॉट कॉम। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको गेट स्टार्टेड करना है, या आपको होम मिलेगा, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट, गेट स्टार्टेड, लॉगिन और ये सब। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वेट, आपको पहले साइन इन करना होगा, लेकिन आप जब साइन इन करेंगे तो आपका जो आईडी यहाँ पर बना नहीं होगा। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा रजिस्टर नाउ। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, वेट करिएगा, पेज ओपन हो रहा है, वेट। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे ओपन करेंगे
यहाँ पर आप पहुँचेंगे इस यहाँ पर, अच्छा यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, ओके मैं तो लॉग्ड इन हूँ। लेकिन अगर आप जब लॉगिन नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा, जैसे आपका नाम क्या है। आप फ़ोन नंबर नहीं पूछेगा, परेशान मत होइए कि मैं आपको बार-बार कॉल करने वाला हूँ या मेरी टीम आपको कॉल करेगी, कोर्स परचेज़ कीजिए। ये वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है फ्री का, ज़्यादातर जो चीज़ें आपको मिले वो फ्री में। तो जैसे आप जब पहुँच जाएँगे, लॉगिन हो जाएँगे तो आप कोर्स पे जाएँगे। कोर्स वाले सेक्शन में आपको 3 सेक्शन मिलेगा, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, आईएएस इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज़ टेस्ट। इसमें आपको लेक्चर भी मिलेंगे और टेस्ट भी मिलेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और पहले आपको यहाँ लिखा रहेगा एनरोल नाउ। जैसे आप एनरोल करेंगे तो आप करेंगे कंटिन्यू लर्निंग पे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए फ्यूचर में आप जब आ रहे हैं, जब यहाँ पे कोर्स फिनिश हो जाता है, तो इसके बाद अगर आपको ओशिनोग्राफी में कुछ भी रिवाइज करना है, आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ओशियानिक करंट रिवाइज करना है या फिर मैं नहीं जानता क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका ये ओपन हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको क्विज सॉल्व करना है, तो जैसे मैंने टाइड ऐप क्विज पे क्लिक किया, वेट करिए, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक क्विज मिलेगा जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। आपको टाइमिंग दी रहेगी, कितने मार्क्स होंगे वो रहेगा और आपको लिखा रहेगा कितने पासिंग मार्क्स हैं। आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पर स्टार्ट क्विज पे क्लिक करके। याद रहे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। और अगर आप आज क्लास शाम में ले रहे हो तो आपको आज जो है यहाँ पर कोरल और कोरल यानी प्रवाल और प्रवाल वृत्ति का जो है भी आपको एक सेक्शन मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आप प्रवाल और प्रवाल भित्ति अगर आपका तैयार हो गया है, आज आपको प्रवाल और प्रवाल भित्ति का भी क्वेश्चन यहाँ पर क्विज मिल जाएगा, तो उन्हें आप सॉल्व करिएगा। हर हफ्ते हम आपको टॉपिक वाइज बढ़ाते रहते हैं ताकि आप जो है चीज़ें सॉल्व करते रहो। आज की क्लास के लिए आपके लिए बस इतना ही था। वेट करिए, उम्मीद है कि आप होमवर्क करेंगे और बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है या आपका कुछ रिवीजन हो गया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।